ये जहर बुझी जो जुबान है, ये जहर जो है पूरे समाज, पूरे राजनीति में अगर फैल गई तो आने वाले समय में शायद हमारा जो लोकतंत्र है वही खतरे में पड़ जाएगा। राजीव जी। आवाज आपकी रुक रही है दीपक जी, आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मसले पे आप चर्चा सुन भी रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? आवाज आ रही है आप तक? देखिए राजीव जी, मुझे लगती जो हमारे जी, मुझे तो आ रही है आवाज, मेरी आ रही है जी जी राजीव जी। मुझे लगता है हमारे गृह मंत्री हैं वो असल में कुछ पढ़ते लिखते हैं, पानी ये पढ़ते, लेकिन मुझे लगता है कि वो योगी जी की तारीफ करने के चक्कर में मोदी जी की बुराई करके चले गए हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे गृह मंत्री जी जो हैं वो अपराधों को लेकर के एनसीआरबी के आंकड़ों को झुठला रहे हैं, और एनसीआरबी मोदी जी के अंडर में है, और गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके अंडर में भी है। तो ये जो मेरे सामने आंकड़े एनसीआरबी में हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, और जो देशद्रोह के मामले हैं या यूएपीए के मामले, तो जम्मू कश्मीर के बाद उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश जो है अव्वल है एक तरीके से। तो ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की क्या स्थिति है, और जो कि मुझे लगता है कि अमित शाह जी को इसकी जानकारी ठीक से नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पे अमित शाह जी को होमवर्क थोड़ा कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की स्थिति क्या है कुल मिलाकर के। अभी मैं थोड़ी देर पहले खबरें देख रहा था, तो 2 खबरें मेरे सामने से गुजरी। पूर्वांचल में 3 जिलों में भारी मात्रा में असले पकड़े गए हैं, उसमें शायद आजमगढ़ और जौनपुर भी शामिल है। दूसरी एक खबर थी शायद शामली की, वहां जो कोई हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये अभी खबरें थी थोड़ी देर पहले की, अब पता नहीं किस उस पर देखी मैंने, हो सकता है दिमाग से विस्मृत हो रहे हो, जिलों के नाम बदल गए हों कुल मिलाकर के। तो जो कहा जा रहा था कि हम जो है वो पहले जो थे वो तमंचे बनाती थी सरकार, तमंचावादी पार्टी की, और हम जो है वो क्या सैन्य कॉरिडोर बना रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो ये 3 मतलब खबरें जो है, 2 खबरें पूर्वांचल की और पश्चिम की, दोनों मिलाकर के ये पोल खोलती हैं कि अपराध के मामलों में वस्तु स्थिति क्या है। तो ये परिस्थितियां कुल मिलाकर के सामने हैं। तो अपराध के मामले में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है अव्वल है, और जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कितने विधायकों के ऊपर जो है वो आपराधिक मुकदमे, उसको अगर देख लिया जाए, जो हलफनामे हैं विधायकों की, सिर्फ उन्हीं को देख लिया जाए, वो बताते हैं कि अपराधों के वस्तु स्थिति क्या है। कभी खबर आ रही है कि जो बुलंदशहर जिले में जो मामला हुआ है, वो पिता के घर गई है मिलने के लिए, ये भी बता रहे हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उनमें भी किस तरीके से बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, और किस तरीके से जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश है। तो मुझे शाह जी को थोड़ा होमवर्क निश्चित करना चाहिए, और प्रदेश की जो है बात ना करें, कम से कम जो उनके रिपोर्टें हैं उनको ही जो है खास तौर पर निश्चित तौर पर पढ़ लेना चाहिए। ये स्थिति जो है कुल मिलाकर के है। अब जो चुनाव जिस तरीके से आकर के अपराध 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 की बातें सब की जा रही हैं, मुझे लगता है कि जितनी अपराध में बातें होंगी तो इस तरीके से आंकड़े सब निकल करके सामने आएंगे। योगी सरकार उसमें जो है तैयारी होगी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब इस अपराध की बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनका रिकॉर्ड जो बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी, विपक्ष लेकर के नहीं आएगा तो जो जनता है वो लेकर के आएगी, जो पत्रकार है वो लेकर के आएंगे। क्योंकि आप अगर कोई गलत बयानी करेंगे तो ये पत्रों में दायित्व है कि वो सही स्थिति सामने लेकर के आए, और वो चीजें लेकर के आएंगे। तो मुझे लगता है कि को जो है वो जब योगी जी कुछ भी कहना है उनको कहने दीजिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अमित शाह तो कम से कम जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं उनके साथ जो है छल कपट ना करें बिल्कुल भी। और दीपक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो ठंडी आ रही है, तो ये ठंड में जो है अब आप देखिए अमित शाह जी जो है वो शॉल वॉल ओढ़ करके तमाम सब आ रहे हैं, तो ये ठंड का असर जो है या होने लग गया है, मुझको ऐसा लगता है। तो अब ये कितना गर्मी और कितना मौसम की सब बातें होंगी, और जो हम लोग कह रहे हैं कि योगी गर्मी से भाजपा परेशान है, मुझे लगता है कि योगी जी की गर्मी जो है वो निश्चित तौर पर भाजपा को परेशान कर रही है, क्योंकि भाजपा को दिखने लगा है। देखिए जो चीजें हम लोगों के सामने वो भारतीय जनता पार्टी भी है, उनका एक बड़ा नेटवर्क है, सरकार का नेटवर्क है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेटवर्क है, उनके 15 प्रमुखों का नेटवर्क है, जो सीधे सीधे पल पल की जानकारी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति क्या हो रही है। जाहिर सी बात है कि चिंता बढ़ना केंद्रीय नेतृत्व का स्वाभाविक है,
कि योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश का बंटाधार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का भी बंटाधार करने के लिए जा रहे हैं। जी राजीव, फिर आगे चर्चा करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं। और एक विजुअल दिखाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में थी। हम लोग बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की बातें बहुत हो रही हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रियंका गांधी भी आज बुलंदशहर में थी। और जैसा मैं शुरुआत में मैंने बताया कि बुलंदशहर की एक घटना वैसी ही घटना जैसी घटना घटी थी हाथरस में, सेम उसी कांड को दोहराया गया है। एक लड़की के साथ दुराचार होता है और उसके बाद उसे रातों रात जला दिया जाता है। तो उस परिवार से मिलने गई थी प्रियंका गांधी। मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रियंका गांधी वहां पर, लेकिन एक मजेदार तथ्य और भी है। प्रियंका की बाइट जब तक सुनाए तब तक उससे पहले आपको बताऊं कि वहां से जब निकलने के बाद बुलंदशहर में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सबका आमना सामना होता है। वो विजुअल भी बहुत शानदार है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं, ये सुनते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है इनके साथ और आज तक आप लोगों ने लिखा भी नहीं है। आप तब लिख रहे हैं जब नेता आ रहे हैं यहाँ, तो आप भी सोचिए यहाँ पे हुआ है, आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं है, आपने दिखाया क्यों नहीं है मीडिया में? सोशल मीडिया दिखा रहा है तो मेन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्या छुपा रहे हैं? किसके दबाव में है? ये गलत है, ये पूरे समाज के साथ गलत है, परिवार के साथ और पूरे समाज के साथ। मीडिया लिखने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है पत्रकारों पर जो है। आपने देखा है हाथरस में क्या हुआ? लेकिन सच्चाई आगे आनी चाहिए ना। ये बार बार होते रहेगा, बार बार होते रहेगा। कितनी लड़कियां ऐसे बर्बाद होंगी? मैम, राज्य मंत्री पर लगातार आरोप। बुशरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुन रही थी अभी आप प्रियंका गांधी को, बुलंदशहर के पास का ये गांव जहां की घटना, और उसके बाद क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, आप सुन रही हैं। और मजेदार तथ्य इस पूरे, न सिर्फ इस घटनाक्रम का, उत्तर प्रदेश में ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सारी घटनाओं पे बहुत जल्दी पहुंचने वाला अगर कोई नेता है तो वो प्रियंका गांधी है। इस चीज को तो हम सब देख रहे हैं लगातार पिछले 2 साल से, और किसी नेता ने सुध नहीं ली। राजनीति से दूर प्रियंका गांधी जो कर रही हैं इतर इन सब चीजों पे, आपको लगता है कि इसका बेनिफिट, समाज सेवा अपनी जगह पे है, राजनीति भी अपनी जगह पर है, और राजनीति और समाज सेवा लगभग बराबर का मसला माना जाता है। यहां पर आपको लगता है क्या कि कांग्रेस कुछ गेन करेगी इस चुनाव में? देखिए राजीव जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर आइडियोलॉजिकली अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, विचारों की, आइडियोलॉजी की अगर कोई लड़ाई फिलहाल लड़ रहा है और हवा के खिलाफ जिसने काम करने का जो है वो बीड़ा उठाया है, तो वो मैं कहूंगी वो कांग्रेस पार्टी है। ये वाली कांग्रेस पार्टी जो अभी की है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाली जो कांग्रेस पार्टी है, जहां पर बात हिंदुत्व की हो, जहां पर बड़े से बड़ी जो पार्टियां हैं वो इसके आगे एक तरह से नतमस्तक होती हुई नजर आए, इसको लेकर खुलकर बात ना करें, वो राहुल गांधी ही हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। किस तरह से राहुल गांधी ने कल जिस तरह से पार्लियामेंट में बात की, आप बताइए कि हाल में आपने किसको सुना है इस तरह से बात करते हुए? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% रिजर्वेशन, हाथरस से लेकर आप अब बुलंदशहर की घटना देख लें, या इससे पहले आप अभी एक बहुत खूबसूरत मैंने विजुअल देखा, बहुत ही इमोशनल करने वाला था कि जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पंखुड़ी पाठक के लिए कैंपेन कर रही थी डोर टू डोर, वहां पर एक विकलांग व्यक्ति समस्या को लेकर उनके पास आता है और उसकी चप्पल टूट जाती है। वो चप्पल उठाकर बाकायदा तौर पर ऐसे, मतलब लिटरली उनके बिल्कुल एकदम सीने के पास वो चप्पल होती है, उसको जाके वो अपने हाथ से पहनाती है, जमीन पर उसके पास बैठती है और उसकी समस्या को एक पर्चे पर लिखती है। ये तस्वीरें आजकल नेताओं की विरले ही देखने के लिए मिलती हैं। ये जो जिस तरह का पूरा सेटअप हो गया है, जहां पर अहंकारी नेताओं की जो है फौज तैयार हो गई है, जो बस ऐसे हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं, और जो एक जन संवाद होता है जहां पर आप जमीन पर उतरकर उससे सीधे आंख में आंख डालकर उसकी तरह बनकर उसकी समस्या को सुनते हैं, ये कम ही देखने के लिए मिलता है। और ये लड़ाई मैं कहूंगी कि कांग्रेस बखूबी लड़ रही है,
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस दफा उसको बहुत कोई गेन होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि जरा सी भी गलती फिर से बीजेपी को सत्ता पर ला सकती है, तो हो सकता है कि उतना गेन ना मिले। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो मेहनत की जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से, वो लोगों के दिमाग में दर्ज हो रही है। कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह की ऊर्जा है और मुझे लगता है कि इसका फायदा 2024 में निश्चित तौर पर मिलेगा कांग्रेस को, अगर 2022 में नहीं मिलता है। अगर लोग हो सकता है बहुत सारे लोग राजीव जी वोट करना चाहें कांग्रेस को और उनके दिल में प्रियंका गांधी कांग्रेस की खास जगह बन रही हो, राहुल गांधी के विचारों से वो सहमत हो रहे हों, लेकिन फिर भी वोट ना करें। और इसका एक मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। जब मैं पश्चिम बंगाल गई थी इलेक्शन कवर करने के लिए, वहां पर जब लेफ्ट का और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ था, जब मैंने लोगों से जाकर वहां पर बात की, तो बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे, रैलियों में भी बहुत भीड़ होती थी कि वो चाहते थे कि वो उस तरफ जाएं। लेकिन फिलहाल उनको लगता था कि ऐसी ताकतों को फिलहाल हराना है कि एक छोटी सी भी गलती फिर उनको सत्ता पर काबिज कर सकती है। और इस सेंटिमेंट के साथ जो है लोगों ने एक तरफा जो है ममता बनर्जी को वोट किया, और यही मुझे लगता है कि फिलहाल आपको फिर से उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे में ये जरूर बात है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा गिर सकता है कि उनको अगर उतनी सीटें नहीं आती एक रिस्पेक्टेबल, लेकिन मुझे लगता है ये मेहनत जो है उनकी जाया नहीं जाएगी और ये लोगों के जहन में ये बातें घर कर रही हैं। इतनी इस तरह की बातें आप ये देखिए, अब कौन सा नेता करता है जो राहुल गांधी ने कल की है, जिस तरह से बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर रंग के, हर जबान बोलने वाले, हर जात के, मजहब के लोग हैं, और उसी अलग अलग फूलों से गुलदस्ता बना है, जिसकी खुशबू की वजह से हम दूसरे मुल्कों में जाने जाते हैं। उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, प्रजा और राजा बना दिया गया है। लोकतंत्र में आप ये देखें, एक राजा है, राजा आकर कुछ कहते हैं, प्रजा तालियां बजाती है, हाथ जोड़ती है, वाह राजा जी आपने क्या कह दिया, और वो निकल लेते हैं। वही तमाम चीजें जो है बनाने की कोशिश की जाती है, भगवान उन्हें बताया जाता है, मंदिर उनके बनाए जाते हैं और इसी में ही वो खुश रहते हैं। लेकिन अब ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है और इसकी रूह जो है हिंदुस्तान की, वो सेकुलर रूह है। आप इसे कितना भी क्रश करें, कितना दबाने की कोशिश करें, कितना लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, इस पर चोट जरूर हुई है, खाई जरूर पैदा हुई है, लेकिन वही लोग हैं जिन्होंने वोट किया था बीजेपी को, वही इस खाई को खत्म भी करेंगे और बहुत बड़ा सवाल यहाँ यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, मैं खुलेआम कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां दंगा फसाद और ऐसी बातें लगातार हो रही हैं और इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी और खासकर प्रियंका गांधी जो काम कर रही हैं, वो कितना कांग्रेस पार्टी के लिए सही साबित होगा, कांग्रेस पार्टी को जीत की राह दिखा पाएगा, ये तमाम जो उनकी जो कोशिशें हैं, ये इन कोशिशों के आधार पर वो आगे बढ़ पाएंगी, यही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उस बच्ची के घर पहुंचने वाली पहली नेता प्रियंका गांधी फिर से हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे अब ये बुलंदशहर हो, हर जगह आप लोग जानते हैं, लखीमपुर खीरी में भी जाने किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था वहां भी। खैर, लेकिन संजीव कौशिक जी, आपसे समझना चाहूंगा, प्रियंका गांधी की राजनीति वो भी तो समझते होंगे, कांग्रेस पार्टी भी समझती होगी कि इस कदर और आज की जो राजनीति है उसमें एक विपरीत दिशा में चल करके क्या हासिल होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्या ये दूर की कौड़ी है, ये एक दूरदर्शिता है जो कि 2024 या आगे की राजनीति के लिए एक नई राह तैयार कर रही है, ये जो पूरी की पूरी कवायद है, क्या किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, चाहे केंद्र में सरकार हो या अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी एक काम तो बड़ी ईमानदारी से किया है उसने, कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारों को, जिनकी सरकारें केंद्र या राज्य में रही है, उनको भ्रष्टाचारी कैसे सिद्ध किया जाए। वो लंबा लंबा हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत मोटा सा पुलिंदा लेके वो घूमते थे भ्रष्टाचारियों का, इनको पकड़ेंगे, आएंगे तो इनको जेल में ठूस देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर इतना। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जो चीजें बड़े जोर शोर से प्रचार की, उसमें उनको कामयाबी हुई। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा अड्डा है कांग्रेस पार्टी, सारे भ्रष्टाचारी लोगों का नाम ले लेके क्या क्या वो
जी जा चाला क्या क्या कौन कौन कहानी करते थे, कोयला घोटाला, कौन घोटाला, क्या घोटाला। उसके बाद में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार योगी मोदी सरकार महंगाई की भी बात वो कर रहे थे, बेरोजगारी की भी बात वो कर रहे थे, और एक लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद वजह से लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि शायद एक बार चेंज करते हैं, देखते हैं कि ये क्या करेंगे, और लोगों ने प्रचंड बहुमत भी दिया भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने जिस तरह के वादे किए थे और जिन वादों पर लोगों ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया था, इन वादों को इन लोगों ने बिल्कुल टाटा फिक्स हो गए। सारे वादे की बात मैं कर रहा हूँ, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो बुनियादी सवाल उठाए थे, और अब कांग्रेस पार्टी अपने बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए जो एक पत्ता फेंका है, मैं समझता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हो सकता है कि इस इलेक्शन में इसके मन मुताबिक रिजल्ट ना आए, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि धीरे धीरे लोगों के बीच में रास्ता बसता है। चूंकि आप ये ऐसा कोई योजना लेके नहीं आ रहे हैं कि आपको तत्काल दिखा दिया जाए कि नहीं आपके बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, आप वोट दे दीजिए, आपके बसों की किराया माफ कर दिए जाएंगे, आप वोट दे दीजिए। ये ऐसा है कि आमूलचूल परिवर्तन की बात होगी। हमने बिहार में देखा है कि शुरुआती दौर में जिस तरह से 50% पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी की बात हुई, तो पहले वही महिलाएं पीछे अपने पति के पीछे गाड़ी पे बैठ के, बाइक पे बैठ के वो पंचायतों तक जाती थी। लेकिन आज के वक्त में आप जाके देखें, वो आगे बैठती है, पीछे पति बैठता है, या पति ना भी हो तो वो अकेले आप अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय के वो चक्कर लगाती है और सब कुछ उसके कब्जे में है। पहले पति के खाते में पैसा होता था, अब खुद वो मालकिन बन गई है। तो ये बदलाव की एक व्यापक प्रोसेस के तहत इस तरह की बदलाव होती है, और वो जो रचा गया है निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को वो आधी आबादी इस रणनीति के लिए निश्चित तौर पे सराहेगी और उसको सम्मान करेगी। वो घर की औरतें, जिनके घर से ये लोग निकल के, जो प्रताड़ित औरतें हैं, जो दबी कुचली हैं, जिनके जेहन में ये बात बैठी है कि हम महिला है इसलिए हमें कुचल दिया गया, इसलिए हमें दबा दिया गया, हमारी आवाज नहीं सुनी गई, और उस तरह की महिलाएं यदि समाज में आके अपनी बात रखती हैं तो निश्चित रूप से आधी आबादी को एक बल मिलता है। और ये आबादी यदि मजबूत हो जाए और ये आबादी यदि कांग्रेस पार्टी के लिए एक जमीन तैयार कर दे, निश्चित रूप से इसके परिणाम 2024 में आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि 2022 के यदि रणनीति को लेकर के आगे बढ़ती तो बहुत सारे ऐसे लोग लुभावन जो तत्कालिक फायदे वाली बात गिना देती है और फहरिस्त लंबी हो सकती है इस तरह की, और उसका लाभ ले लेती। लेकिन वो जमीनी जिस तरह से पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास है ये, जिस ताने को भारतीय जनता पार्टी ने छिन्न भिन्न कर दिया। जिस तरह से जो एकता थी भारतीय जनता में, भारत की जनता में, या एक गुलदस्ता की जो बात हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया और एक लंबी खाई, आप सोशल मीडिया पर एक बार उठा के देख लीजिए, न ईद के घरों से हमें कोई बधाई मिलती है, न हमारे घरों से दिवाली की मिठाइयां आप जाती है, इस तरह की स्थिति हो गई है। तो ये जो खाई पैदा कर दी गई है, इस खाई को पाटने की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस खाई को पाटने का प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में जो हिंदुस्तान था, वही हिंदुस्तान की परिकल्पना आज भी कांग्रेस पार्टी करती है। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि काम आसान नहीं है। बड़े घाघ लोग बैठे हैं जो राजनीति करने की एक नई शैली जिन लोगों ने विकसित की है, जिन लोगों ने दीवारें पैदा करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल की है, जिनका रिकॉर्ड रहा है। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो काम कर सकते थे वही काम वो आज भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से टक्कर लेने के लिए, और राहुल गांधी के जैसा आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत देश के हर एक जनता के लिए सोचने वाला आदमी, बहुत, और यहाँ आज के वक्त में सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो ईमानदारी की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो काइयों की तरह वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, वो गुगली फेंक रहा है, तरह तरह की बातें वो कर रहा है, घुमा रहा है, लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो लड़ाई कठिन है, ये कहने में हमें कोई शिकायत नहीं, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, बड़े संघर्ष के साथ उसको मजबूत करने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर निराश होने की जरूरत नहीं है, और हमारा हिंदुस्तान वही होगा जो हमने हिंदुस्तान की परिकल्पना की है, और पुनः हिंदुस्तान को हम मुस्कुराते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, एक अलग अंदाज में यहाँ कांग्रेस की राजनीति कुछ और है, लेकिन बुशरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं एक छोटी सी बात बस संजीव जी की बात में मैं ऐड करना चाह रही थी कि राहुल गांधी की या कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि शुरू में उन्होंने कोशिश की सॉफ्ट हिंदुत्व की राह जो है अपनाकर, चाहे हम गुजरात का इलेक्शन देखें या उसके बाद दूसरे इलेक्शन देखें कि मंदिर गए, उस तरह से जो एक नैरेटिव जो बीजेपी ने बनाया उस पे फंसती हुई कांग्रेस नजर आई। लेकिन जल्द ही उसको ये रियलाइज हुआ कि उनके जैसा बन के आप उनसे नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि जो वो सियासत कर रहे हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव आप दिखाकर
कि ऐसे नहीं, ऐसे की जाती है, वैसे ही लड़ा जा सकता है, चाहे इसमें देर लगे। हो सकता है कि और आगे जो है लड़ाई लड़नी पड़े कांग्रेस को, लेकिन बार बार जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और जो कायर निकल रहे हैं, जितने भी चेहरे निकले हैं अभी हाल ही में आपने देखा, उन्होंने कहा जिनको जाना था वो जाए, और बुरे वक्त में जो पार्टी के साथ नहीं है या फिर जो बहादुर नहीं है वही जाएगा। तो ये आप ये देखिए कि ये मैसेज भी दिया है, और अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि उनकी तरह नहीं, क्योंकि जो वो सियासत करते हैं हिंदुत्व की या बांटने की या सांप्रदायिक सियासत करते हैं, वो देखिए उसमें वो महारत उनको हासिल है, उसमें उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है, और उनके जो वोट बैंक जो उधर जाएगा वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां जोड़ रही हैं, और ये बात देश की जनता आज नहीं तो कल मुझे उम्मीद है कि समझेगी। लेकिन दीपक पाचपुर जी, आप तक आऊं उससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बुलंदशहर में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी थे और उधर से प्रियंका गांधी भी आई, और तीनों का आमना सामना हुआ एक अलग अंदाज में। तीनों को देखिए, जरा इस विजुअल को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तीनों जो हैं, तीनों तीन दल के नेता हैं। दो इनमें से जो दोनों लड़के, यानी कि लड़के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि आजकल बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ इन दोनों के लिए कह रहे हैं, एक लखनऊ का लड़का और एक दिल्ली का लड़का, यानी जयंत दिल्ली और लखनऊ में अखिलेश यादव। ये तीनों जो हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या कुछ कहती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए जरा उस विजुअल को देखते हैं। दीपक जी, ये ऐसा बहुत कम होता है कि क्योंकि सबकी अपनी अपनी सभाएं होती हैं, अलग अलग जगहों पे होती हैं, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखा जाता है कि दो अलग अलग दल जो हैं उसके प्रमुख नेता एक दूसरे को अभिवादन दे रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये विजुअल जो है, क्योंकि प्रियंका गांधी हाथ हिला रही हैं और उधर अखिलेश और जयंत चौधरी भी हाथ हिला रहे हैं, और बहुत नजदीक है दोनों का काफिला। ये लोकतंत्र की बड़ी सही तस्वीर है। अब इससे क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही थोड़ा जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आवाज अभी आ रही है। चलिए, आवाज आपकी कट रही है, लेकिन बुशरा जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। इस तस्वीर को देख करके क्या कहेंगी आप? चमकदार चेहरा है। नहीं, बेहद खूबसूरत तस्वीर है मैं ये कहूंगी, और लोकतंत्र की जो है वो एक जीती जागती तस्वीर है, और जहां खास तौर पर दो यंग लड़के और एक यंग वुमन जो है वो सामने है, और इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो जाहिर सी बात है एक हेल्दी, जिसको कंपटीशन आप कहते हैं, उसकी तरफ कहीं ना कहीं वो इशारा करती है। बेहतर ये होता कि अगर ये तीनों लोग एक साथ एक ही रथ पर या जिस भी आप कहे विजय यात्रा पर अगर सवार होते, तो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर और बेहतर हो सकती थी, लेकिन शायद पुराने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सबक लिया है। और खास तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज मेरी आरएलडी के एक लीडर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने ये कहा कि
समाजवादी पार्टी और आरएनडी का जो गठबंधन हुआ है वो समाजवादी पार्टी और आरएनडी की मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की मर्जी से हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की मर्जी थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप दोनों को गठबंधन करना ही है, तभी लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बात कि जिस तरह की समाजवादी पार्टी के खासतौर पर हम बात करें कि ये लड़ाई दरअसल जनता वर्सेस बीजेपी ज्यादा है, रादर देन आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, तो जनता वर्सेस बीजेपी ज्यादा है और जनता ने चुना है एक तरह से समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी बखूबी इसको लड़ भी रही है और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है और एक लोकतंत्र की जीती जागती तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, जहां पर आपस में उस तरह का वाद विवाद नहीं है, लेकिन ठीक है ये इलेक्शन का एक मजा भी है। बिल्कुल दीपक जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा, आपकी आवाज उस समय नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की सबसे चमकदार तस्वीर है और इस चुनाव में विशेषकर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से एक अंधेरा सा छाया हुआ है हमारे सारे लोकतांत्रिक व्यवहार पर, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, मैं कह सकता हूं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक या दो उदाहरण देता हूं राजीव जी, आपको बड़ा आनंद आएगा। रायपुर की ही बात है, जब रविशंकर शुक्ल जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, मतलब छत्तीसगढ़ के नहीं, उस समय मध्य प्रदेश के थे, वो चुनाव लड़ रहे थे रायपुर से। हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनका प्रतिद्वंदी जो थे वो संभवतः सुंदरलाल शर्मा थे और वो उनके घर में ही रह के प्रचार करते थे। सुबह दोनों निकलते थे, अपनी अपने दिशाओं में चले जाते थे और आपस में तय कर लेते थे कि आज मैं इस तरफ प्रचार करूंगा, आप उस तरफ करना। दूसरा उदाहरण देता हूं नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी के एक मित्र थे, उनको चुनाव लड़ने का शौक हुआ, इन्होंने मना किया नितिन गडकरी ने उन्हीं के खिलाफ, और इनकी विधान परिषद की सीट हुआ करती थी जो शिक्षा जगत से एक सीट होती है महाराष्ट्र में, वैसे वो चुनाव लड़ा करते थे नागपुर सीट से। तो उन्हें जब पता चला कि मेरा मित्र मेरे खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है, तो क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि नितिन गडकरी ने उनके कुछ मदद कराई और एक जीप भी भेजी कि भाई वो बहुत संकट में रहता है और उसको बोलो ठीक है अपना चुनाव लड़ने का शौक है पूरा कर ले। एक वर्धापुरकर नाम के एक पत्रकार है, उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है अपने नितिन गडकरी को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है। दूसरी बात, जो पीड़ित से जो मिल रही प्रियंका गांधी, ये भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य तो है ही, और लोकतंत्र की सबसे आवश्यक जो जगह है वो पीड़ितों के पास ही है। आप याद कीजिए जिस समय देश आजाद हुआ था तो गांधी जो थे, गांधी दिल्ली में नहीं थे। किसी ने पूछा कि आप दिल्ली में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था मुझे वहीं होना चाहिए, वो मैं वहीं पर हूँ, मतलब वो उस समय नोआखाली में थे। तो मुझे लग रहा है कि ये इन सब चीजों का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए और ये मेल मिलाप बना रहे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक तरह से देश बचा रहेगा और देश के लोग आपस में इस तरीके का प्रेम भरा व्यवहार बनाए रखें। तो मुझे ये निश्चित रूप से बड़ी अपीलिंग है। दूसरी वो भी थी कि जो चप्पलें को ठीक कर रही थी और चप्पल पहना रही थी विकलांग को, तो राजनीति आखिर है किसकी? ये राजनीति नहीं है, मैं इसको लोकनीति कहूंगा। ये राजनीति जिस तरीके से कहा था, विनोबा भावे को पूछा गया कि आप क्यों राजनीति में नहीं आना चाहते, तो वो कहते थे कि राजनीति जो है वो राक्षसों का शास्त्र है, राक्षस लोगों का शास्त्र है ये, इसलिए मैं लोकनीति में जा रहा हूं। तो ये जो चुनाव लड़ना तो ठीक है, बहुत आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और इसका डिविडेंड हो सकता है बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में पूरी राजनीति की तस्वीर ही पलट दी गई है और माना जा रहा है कि चाणक्य है वही सबसे सही राजनीतिज्ञ है। लेकिन मुझे लगता है कि चाणक्य राजनीतिज्ञ नहीं था, असली राजनीतिज्ञ जो था वो गांधी था, जो लोकनीति में विश्वास करता था। राजीव जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। चाणक्य से लेकर के गांधी जी तक, महात्मा गांधी तक। अमलेंदु जी आप तक आऊं, लेकिन उससे पहले संजीव जी आपसे इस विजुअल पे आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति किस दिशा में जा रही है। हम लोग यहाँ पर योगी की गर्मी से भाजपा परेशान है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग तरह का आनंद भी हम उठा रहे हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो लोकनीति की बात अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर कह रहे थे कि एक नेत्री जो है वो जाती हैं बुलंदशहर, उस गांव में जाती हैं जहां पीड़िता के परिवार से, परिजनों से मिलती हैं, जहां बुलंदशहर जाकर के और किसी नेता ने ऐसी कोशिश नहीं की कि कम से कम उस गांव तक चले जाएं, वहां पर पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी को पता है कि इस चुनाव में क्या होना है, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, इस बात से कांग्रेस के नेता जो हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन उसके बाद भी ये तमाम
अलग तरह की हरकतों से इतर कुछ और हरकत में हैं और जब सामने आते हैं तो इन तीनों नेताओं की तस्वीर आपने देखी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए राजीव जी, जब योगी रेड कारपेट पे चलने लगे, राजभवनों में रहने लगे, तो निश्चित तौर पे जो राजनेता है उनको राजनीति का मूल धर्म समझना होगा। और राजनीति का मूल धर्म भी पहले यही होता था कि आप लोगों के बीच में जाएं। पहले कहाँ इतनी पर्देदारी होती थी, कहाँ कोई पुलिस का इतना फोर्स और बल लेके चलता था, कहाँ इस तरह से लाव लश्कर होते थे। क्योंकि आपकी नीतियां बेहतर होती थी, आप उन लोगों के बीच में जाते थे, उनके सरोकारी मुद्दों की बात करते थे, उनके साथ घुलते मिलते थे और उनकी कठिनाइयों को पहचानते थे और उसके निदान के बारे में सोचते थे। आपका ऐसा लगाव होता था कि आपके एक आवाज पे लाखों सैकड़ों आ जाते हैं। आज तो गाड़ियां भेजने की जरूरत हो जाती है, भर भर के लाने की जरूरत होती है। डीएम को आदेश दे दिया जाता है, एसपी को आदेश दे दी जाती है कि आपको आपके जिले से इतने लोगों को लाना है, भर भर के लाना है, नहीं लाएंगे तो फिर आप समझेंगे क्या करना है आपके साथ। तो ये बिल्कुल बदली हुई परिदृश्य है। राजनीति अब वो राजनीति नहीं रह गई जिस राजनीति के हिस्से में हम देखते थे कि विपक्षी पार्टियां भी यदि मिलती थी तो एक दूसरे के पीठ पर थपथपाते हुए मिलते थे और अपनी नीतियों के आधार पर उनमें मतभेद हुआ करता था, मनभेद नहीं होता था। लेकिन आज के वक्त में जो परिस्थितियां बदली है, इसलिए मैंने कहा कि जो एक नई तरह की राजनीति, जो विश्वमन करके राजनीति की गई है, जो समाज को बांट के राजनीति की गई है, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर जो राजनीति की जा रही है, चंद लोगों का भय दिखा करके एक बहुत बड़े वर्ग की वोट बैंक को झटक लेने की जो बात की गई है, निश्चित तौर पे उसमें ऐसे दृश्य ही अब दिखने स्वाभाविक होंगे और ये लोगों को सुकून भी मिलेगा। ऐसे लोगों से लोग जुड़ेंगे और लोग समझेंगे कि सचमुच में राजनीति कौन कर रहा है, सचमुच में हमारे लिए या लोक नीति की बात जो कह रहे थे अभी, वो कौन कर रहा है और लोग उनसे जुड़ेंगे। बिल्कुल जो राजनीति की शैली है, बड़ी बड़ी बातें होती है, हम 8,500 करोड़ की गाड़ियों में हवाई जहाज में चलने लगते हैं, 12 करोड़ के गाड़ियों में बैठने लगते हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा हर घंटे हमारे ऊपर रोजाना खर्च होने लगते हैं, हमारे सिक्योरिटी में खर्च होने लगते हैं। ये बिल्कुल एक अलग तरह की राजनीति। आप कहते तो हैं कि हम बिल्कुल फकीरी अंदाज में हम जीते हैं, फकीर हैं हम, बिल्कुल रात में सो नहीं पाते हैं, आप ही के लिए सोते हैं और आप ही के लिए जगते हैं। लेकिन जो अंदाजे बयां है, जो दिखाई दे रहा है कि एक दिन में जब हम देखते हैं कि हमने बहुत दिन भी देखा है साहब कि केवल 2 कपड़े बदल देने की वजह से गृह मंत्री को हटा दिया गया है, हमने अपने ही हिंदुस्तान में देखा है। और आप देखिए आज के वक्त में आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन में साहब किस जगह पर कौन से किस ड्रेस में और कौन से कलगी वाले कुर्ते और ड्रेस में वो कहां से एक देश के प्रधान को इतना समय कहां से मिल जाता है, बात समझ में नहीं आती है। सजने और संवरने की बिल्कुल अलहदा जो राजनीति चल रही है, पुराने स्वरूप में लौटी हुई यदि राजनीति दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये दिल को और आंख को दोनों को सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, सुकून और सुकून और सुकून, सिर्फ सुकून चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए लोगों को, जनता को। लेकिन यहां अमन चैन के बीच में दंगों की बात हो रही है और बार बार ये बताया जा रहा है कि देख लो वो आ गया तो दंगा हो जाएगा। और हम लोग हैं पिछले 5 साल से तो हमने क्या किया। बहुत सारे इसके सामने जो अगर तथ्यों की बात, आंकड़ों की बात करें अमलेंदु जी, तो बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन उन सब के बीच कुछ अलग तरह की राजनीति भी चल रही है और इस राजनीति के विजुअल्स हम देख रहे हैं। शुरुआत हमने जहां से की थी, आप याद कीजिए, वहां से लेकर के, यानी अमित शाह की बाइट से लेकर के प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और साथ में जयंत चौधरी एक दूसरे को अभिवादन करते हुए एक दूसरे का, क्या कहेंगे ओवरऑल आज की राजनीति? और इसमें भाजपा क्या फंसी हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए राजीव जी, भाजपा निश्चित तौर पर फंसी हुई है। मुझको लगता है कि भाजपा के लोगों को, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, उनको अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी से जो है थोड़ी सीख लेनी चाहिए। पढ़ना लिखना ठीक रहता है कभी कभी। मुझे लगता है कि योगी जी को जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और लोक नीति और लोक रुचि और लोक संवाद जो है, इन सबसे थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। ठीक है कि वो महंत हैं और एक मटके पदाधिकारी हैं ऊंचे और जनता से उनका कटाव है, समाज से उनका कटाव है, लेकिन इतना भी जो असामाजिक नहीं हो जाना चाहिए कि आप समाज की रीति नीति बिल्कुल भूल जाएं। तो ये जो अभी विजुअल हम लोगों ने देखा, ये मुझे लगता है कि बहुत एक सीख देने वाला है। दूसरा, जो शुरुआत जिस विजुअल से हुई अमित शाह जी के विजुअल से, और अमित शाह जी जो कह रहे थे, वो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये आह्वान करके गए हैं और जनता को संदेश दे के गए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हरवा दीजिए। और जो है मतलब, चूंकि उन्होंने जो कहा ना कि देखो अमित शाह दिल्ली में बैठा हुआ है और मैं गारंटी देता हूं कि दंगा नहीं होगा, तो योगी जी तो बार बार कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं आया तो दंगा हो जाएगा, और अमित शाह कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कोई भी आए दंगा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी की बात ज्यादा सही है और वो बता करके गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब निपटा दो
मुझे लगता है कि इसका भावार्थ यही है, जो कि जिस तरीके से पिछले दिनों चीजें आती रही हैं, सब ये दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा है, और योगी जी बाबा दिल्ली लखनऊ कह रहे हैं, दिल्ली वाला लड़का लखनऊ वाला लड़का, दिल्ली वाला लड़का लखनऊ वाला लड़का। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो है दिल्ली का ये संदेश जो है कि चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूँ, दंगा नहीं होगा, तो ये योगी जी के ऊपर मुझे लगता है अमित शाह एक अटैक कर दी गए हैं। दूसरा, जो प्रियंका गांधी की एक और बाइट आपने दिखाई, और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पत्रकारों से सवाल किए, यानी प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश का कड़वा सच था, जिसको कोई सामने लेकर के नहीं आ रहा था, सिर्फ एक वाक्य कह करके वो सच सामने ला दिया, उन पत्रकारों को मुंह से कहलवा दिया। वो पत्रकार कह रहा है कि अगर हम खबर दिखाते हैं पत्रकारों को मुकदमे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कड़वा सच जो है वो एक पत्रकार ने प्रियंका गांधी के सवाल के जवाब में दे दिया, उल्टा प्रियंका गांधी से सवाल पूछने की बजाय। तो ये उत्तर प्रदेश की कड़वी सच्चाई जो है प्रियंका गांधी की इस बाइट से निकल कर आई है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी इसको सुन रहे होंगे, अमित शाह जी भी सुन रहे होंगे, और प्रातः स्मरणीय दिव्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी भी सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में सच खबरें दिखाने पे पत्रकारों को मुकदमे हो जाते हैं। तो जो आप बाबा जो ढिंगुरा पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, आंकड़ों की बात छोड़ भी दीजिए। तो जो गोदी मीडिया जिसको कहा जा रहा है, उसी के पत्रकार जो है वो प्रियंका गांधी के, उसे मालूम नहीं हुआ कि ये बाइट जो है ये कैच हो जाएगी, हालांकि उस पत्रकार का चेहरा सामने नहीं है, तो ये बात नहीं हो सकता कि किसने कही, किस पत्रकार ने कही, लेकिन उसे भी ये भान नहीं होगा कि उसकी ये बात जो है वो तमाम दुनिया में पहुंच जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सच दिखाने में पत्रकार को मुकदमे कायम हो जाते हैं। तो इन सारे विजुअल्स का यही है, और इसीलिए जो है योगी की गर्मी जो है उससे भारतीय जनता पार्टी अब परेशान दिखाई दे रही है, और अमित शाह कह गए हैं कि योगी जी को हरवा दो, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए, चिंता मत करना, दंगा नहीं हुआ। जी राजीव जी, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं कि इस चुनाव से एक बहुत अच्छा जो अमृत तत्व निकल कर आया है वो ये है कि गोदी मीडिया की बहुत अच्छी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है, कम से कम दो नेताओं ने, अखिलेश ने और प्रियंका गांधी ने। तो ये भी मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश के चुनाव का, या इस समय जो चुनाव का जो दौर है, उससे बड़ी बात सामने आई है। याद कीजिए कि कौन कौन हमारे देश में ईमानदार पत्रकार हैं। ईमानदार को मैं सिंगल इन्वर्टेड में रख रहा हूं, तो उस ईमानदार पत्रकार जो हैं वो सामने आ गए हैं, और गोदी पर्दाफाश बहुत अच्छी बात है कि नेताओं ने गोदी मीडिया से डरना छोड़ दिया है। ये बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। बुशरा जी कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव गोदी मीडिया को हैंडल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा दब के उनसे थोड़ी बात करती थी, वो एक तरह का एक जाल सा बिछाते थे और उन्हीं सवालों के जवाब में फंसते हुए नजर आते थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, और ये कहीं ना कहीं से ये जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो कॉन्फिडेंस आया है, और जिस तरह के उन्हें तमाम जमीनी स्तर से, जिस तरह के उनको तमाम सर्वेस के थ्रू जो उनको बात समझ में आ रही है, तो वो एक तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत की आप बात करें, राकेश टिकैत ने किस तरह से कहा कि ये मंदिर की तस्वीर क्यों पीछे लगा रखी है, और उनसे पूछा गया इंडिया टीवी के प्रोग्राम में कि अस्पताल की तस्वीर क्यों नहीं लगा रखी है। तो अब दरअसल ये समझ में आ गया है कि जिस मीडिया के थ्रू इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसी के थ्रू अब इनके प्रोपेगेंडे की कार्ड भी पेश करनी होगी, और ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और यही आप ये देखें कि जो अखिलेश यादव है वो लगभग हर जितने भी सम्मेलन होते हैं उन्हीं के मन से उन्हीं को बेइज्जत कर जो है वो चले जाते हैं, और वो एक तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं। क्योंकि आजकल राजीव जी, पत्रकारों ने पढ़ना लिखना तो छोड़ ही दिया है, उनको सामने नजर आते हैं वो लोग जिनके उन्हें सिर्फ गुणगान करने हैं। वहां से सवाल आते हैं, वो बैठते हैं, वो सवाल वो पढ़ते हैं और वो जवाब देते हैं, तालियां बजती हैं और वो निकल जाते हैं। जब सामने असल में किसी नेता से उनकी मुलाकात होती है, जो आजकल हो रही है, तो वो पानी पानी हो जाते हैं, और वही आजकल जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बात, क्योंकि आंकड़े की, दंगों की बात बार बार हो रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा में होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2017 का सिर्फ एक साल का आंकड़ा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 195 केसेस जो हैं कम्युनल वायलेंस के सिर्फ 2017 में सामने आए हैं, और ये किसी और ने नहीं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से लोकसभा में कहा गया है। एनसीआरबी की अगर आप बात करते हैं तो 2017 में 8,990 केसेस, 2018 में 8,906 केसेस, और इसी तरह से 2019 की अगर बात करते हैं 5,714 केसेस जो हैं ये सामने, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये किसी और के आंकड़े, किसी पार्टी के आंकड़े नहीं है।
तो झूठ का पर्दाफाश ये आंकड़े साफ तौर पर करते हुए नजर आते हैं। अगर बीजेपी को ये लगता है कि झूठ को बार बार बोलो और वो सच प्रतीत होने लगता है, तो अब ये नहीं होगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, और इसमें राजनेताओं की अपनी अपनी भूमिका, और उस भूमिका में कौन कैसे शब्दों का, कौन कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, यही यहां पर हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। और पिछले घंटे भर से यही चर्चा दोस्तों हम यहां समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो गर्मी वाली बात है वो उससे भाजपा जो है वो ठंडी पड़ गई है, क्या भाजपा परेशान हो गई है, क्या बीजेपी बैकफुट पर है, और इन सब के बीच अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी जो है वो कहां है, और प्रियंका गांधी जो काम कर रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ साथ जहां भी दमन हो रहा है वहां वो दमन जिसके साथ भी हो वहां वो मौजूद पाई जाती हैं। आखिर क्या कारण है? ये तमाम जितनी बातें हैं, इन सवालों का जवाब हम यहां पिछले घंटे भर से ढूंढने समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार बने रहे, बुशरा खानम बनी रही हमारे साथ संजीव कौशिक जी बने रहे, हमारे साथ दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। बहुत धन्यवाद देता हूं आप चारों को कि आप लोग जुड़े रहे, और आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे, आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, कुछ खबरों के साथ, कुछ विचारों के साथ, कुछ पैनलिस्ट साथियों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्तों के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।